नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष आदिल हमजा जी। आदिल हमजा जी ने शहर से सटी हुई फाफामाऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आवेदन किया। आइए उनसे कुछ सियासी चर्चा करते हैं। आदिल हमजा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप मुझे ये बताइए कि छात्र राजनीति और विधानसभा की राजनीति में मूल रूप से अंतर क्या है? देखिए, अगर कहा जाए तो क्या कहते हैं, छात्र राजनीति एक तरह से आपकी अगर व्यापक राजनीति हो, विधानसभा की राजनीति हो या प्रदेश लेवल की राजनीति हो, तो वो उसका नस्वी माना जाता है। छात्र संघ एक ऐसा आपके जीवन का एक ऐसा अहम हिस्सा है कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, अगर आप छात्र संघ से आते हैं, तो आपको जो है मूलभूत समस्याएं और जो है छात्रों की जो समस्या होती है, आप छात्र जीवन से ही छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, लाठियाँ खाते हैं, तो आप उसको एकदम ये छात्र राजनीति में आप परिपक्व हो जाते हैं। तो जब आप विधानसभा में जाते हैं तो आपकी पीठ मजबूत होती है कि आप लाठियाँ खा सके, अपने लोगों के लिए मेहनत कर सके, संघर्ष कर सके, ज्ञापन कैसे देना है, लिखना है, किस अधिकारी से कैसे बात करना है, कहाँ पे किस तरीके से जल्दी हम अगर इनिशिएटिव किस प्रकार का लेना है, वो एक छात्र संघ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक इंसान बेहतर तरीके से सीख सकता है। जी आदिल हमजा जी, आपने समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज समाजवादी आंदोलन आखिर कमजोर क्यों हो रहा है, जबकि लोग अपेक्षा करते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये समाजवादी आंदोलन जो है वो बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ है। और आप अगर देखें, हमारी सरकार 2017 में गई, 2017 से 22 तक में जितना आंदोलन समाजवादियों ने किया है वो किसी और पार्टी ने नहीं किया। अगर आप दूसरे दलों की बात करें, हम नाम तो नहीं लेना पसंद करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे दल हैं जिनकी सुप्रीमो 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की होंगी इन 5 वर्षों में, 5 वर्ष होने को है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा हर मुद्दे पे, चाहे तहसील का घेराव करना हो, चाहे मुख्यालयों का घेराव करना हो, हम लोगों को सड़क पे संघर्ष करने के लिए अगर किसी ने प्रेरित किया हो, हमने संघर्ष किया। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेल गए, हम लोग ना जाने कितनी बार स्वयं जेल गए आंदोलन में। पर अभी हाल फिलहाल में ये सब चीजें अभी कम सुनने में आ रही हैं। नहीं, मैं आपको अपना पर्सनली बता दे रहा हूँ, 2017 से 2022 तक में मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं 4 से 5 बार जेल जा चुका हूँ समाजवादी आंदोलन में। और उसके अलावा हम लोग 50 से कम नहीं होगा वो थाने में बैठाए जा चुके हैं। योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, कोई भी आता है, पता नहीं हमारे घर पुलिस आ जाती है, उनको हमसे पता नहीं कौन सा डर है कि मतलब एक नौजवान लड़का, उसको क्या कहते हैं, थाने में बैठा लिया जाता है। हम लोग कोई भी आवाज़ उठाते हैं, कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके बाद भी हम समाजवादी लोग रोड पे लड़ने का काम करते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि आजकल राजनीति में अवसर बहुत मायने रखता है और आजकल के सारे राजनेता अवसर देखकर ही कदम उठाते हैं? देखिए, राजनीति में अवसर मायने रखते हैं कि नहीं मायने रखते, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप राजनीति जब करते हैं तो राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर कोई आदमी राजनीति कर रहा है तो उसको एक अवसर मिलता है। अब उस अवसर को क्या कहते हैं, अगर 2 तरह के अवसर होते हैं। आप अगर संघर्ष कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक तो आपको जनता अवसर देती है, उस अवसर को आप जो है उसको यूटिलाइज करके आप उनके भरोसे को जीत के तो आप जो है विधानसभा में जा सकते हैं, आप जो है मंत्री बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवसर क्या कहते हैं, अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं, किसी को लड़ा के या किसी 2 समुदाय को आपस में लड़ा के, जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे लड़ा के एक अवसर बनाया जाता है, उस अवसर को उपयोग करके वो सीट हासिल करना चाहते हैं। तो ये सही नहीं है, लोकतांत्रिक देश में ये सही नहीं है। सर, आपने फाफामाऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है, तो आखिर अगले चुनाव में फाफामाऊ से आपकी क्या मुद्दे होंगे लड़ते वक्त? देखिए, हम नौजवान हैं, हम छात्र संघ से निकले हैं, तो मेरा सबसे पहला ये होगा कि हम अपने, क्योंकि फाफामाऊ विधानसभा एक ग्रामीण क्षेत्र वहाँ है, ग्रामीण एरिया है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे विधानसभा में जो नौजवान हैं
उनके लिए एक बेहतर शिक्षा का कुछ ऐसी संस्थाएं बने जिससे वहाँ के बच्चे शिक्षित हों। दूसरा ये है कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि वहाँ पे मेडिकल सुविधाएं जो हैं क्षेत्रवासियों के लिए ऐसी मेडिकल सुविधाएं हों कि उनको शहर ना आना पड़े, क्योंकि अक्सर होता है कि जाम लग जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा आदमी का लग गया, अगर वही टाइम पे अगर इलाज हो जाए तो उसकी जान बच सकती है। उसके अलावा आज आप देखिए बेरोजगारी इस प्रकार से पूरे प्रदेश में है, तो अगर समाजवादी सरकार आती है तो हम कोई ऐसा कारखाना या ऐसा लगाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपने निवेदन करेंगे जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को नौकरियां मिले, वहाँ पे काम कर सकें। वर्तमान विधायक का ये कहना है कि फाफामऊ में बहुत विकास हुआ है, यहाँ तक कि सड़कों का तो जाल बिछा पड़ा है, तो इससे अदील हमजा जी कितना संतुष्ट है? देखिए हम लोग तो कोरोना काल में जो है लोग घरों में थे, तो हम लोगों ने क्या कहते हैं अपने ग्राम सभा में आप पता कर सकते हैं, हम लोग ने एक गाँव में सैनिटाइज कराने का काम किया। मैं खुद स्वयं वहाँ पे जा के सैनिटाइज कराया। कई बार हमारी गाड़ियाँ उसमें फंस गई, छोटा हाथी फंस गई, हम क्या कहते हैं दलदल में जो है दलदल टाइप की रोडें हैं उसमें फंस गए। हाँ कुछ रोडें ठीक थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाल बिछा दिया गया। और दूसरा वो जाल बिछाए हैं कि नहीं बिछाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद 4.5 साल हो गए, फाफामऊ की जनता ने अपने विधायक को अभी तक देखा नहीं। वो शायद लखनऊ में ज़्यादा रहना पसंद करता है, उनको फाफामऊ विधानसभा से मतलब नहीं। आपकी जिंदगी में छात्र संघ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुका है, तो ऐसे में छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहते हुए आदिल हमजा जी ने आखिर छात्रों के हित के लिए क्या क्या काम किया है? देखिए बिल्कुल छात्र संघ मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। मैं लॉ का स्टूडेंट था और राजनीति में आने का कोई बहुत मेरा दिलचस्पी नहीं थी उस समय। उस समय जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा IAS बने, TCS बने, जज बने, कोई माँ बाप चाहते ही नहीं मेरा बच्चा नेता बने। तो फिर वहाँ पे जब हम लोग पढ़े देखे कि छात्रों को क्या समस्याएं हैं, हमारी महिला बहनों के साथ क्या क्या दिक्कतें हैं, तो हम लोग को लगा कि हम लोग जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका उपयोग करके हम वहाँ अपने छात्रों की मदद कर सकते हैं। तो हमने उपाध्यक्ष रहते हुए बहुत सारे ऐसे काम करवाए, जैसे हम लोग ने वहाँ पे काउंसलेशन सेंटर्स बनवाए कि जो है अगर कोई बच्चा परेशान है तो वो अपनी बात वहाँ कह सके। हमने लाइब्रेरी में बुक्स इशू करवाया। हमने वहाँ पे क्या कहते हैं कैमरा लगवाने के लिए हम लोगों ने पूरा वो किया, ज्ञापन दिया, फिर कैमरा लगे, वहाँ सिक्योरिटी बढ़वाई। तमाम मुद्दे हम लोग ने हॉस्टल वॉशआउट के लिए जेल गए, 38 दिन तक हम लोग जेल में थे छात्र संघ के मुद्दे पे। उसके बाद फिर हम लोग जेल गए जो है 24 दिन के लिए छात्र संघ बहाली के लिए। और हमेशा हम लोग आज भी भले विश्वविद्यालय से निकल गए हैं, लेकिन जब भी हमको हमारे विश्वविद्यालय के छात्र बुलाते हैं हम लोग वहाँ खड़े रहते हैं। सर आपको नहीं लगता कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष में सत्ता का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहता है? ऐसे में सपा का जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसको जीतने में कितनी आप संभावना देख रहे हैं? देखिए जिस प्रकार से जिला पंचायत चुनाव और क्षेत्र पंचायत चुनाव हुआ और जिस प्रकार से हमारे जिला पंचायत सदस्य जीते, वो निश्चित तौर पे जो है हमारी जो प्रदेश की जनता है उसने एक भरोसा जताया है, एक उम्मीद है उनको कि हमारे जो प्रदेश की वर्तमान स्थिति है अगर वो कोई ठीक कर सकता है अगर इस समय पे, तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तो उन्होंने वोट दे के जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य जिताए। लेकिन जो उनके अध्यक्ष हैं, जैसा कि आप जानती हैं, थोड़ा सा सत्ता का दबाव रहता है, लेकिन कभी इतना दबाव नहीं रहा है। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, ये चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही है, ये चुनाव शहर के डीएम और कप्तान लड़ रहे हैं। उनको लगाया गया है, उनके जिला पंचायत सदस्यों के घर में प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी को घर गिराने की धमकी दी जा रही है, किसी को मुकदमा लगाने की धमकी दी जा रही है, देख लेंगे, ठोक देंगे, पता नहीं कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मतलब है कि सत्ता का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बिल्कुल है। बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है और भारतीय जनता पार्टी को एक डर भी सता रहा है। जिस तरीके से परिणाम आए हैं उनको लग रहा है अगर हम अपने अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे तो शायद वो 50 सीट भी ना जीत सके। सर फाफामऊ विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए हम लोग तो हमेशा से मतलब हमारा ये मानना है कि हमको जब भी जनता याद करे या जनता पे कभी भी संकट आए और हमेशा हम लोगों ने लोगों के लिए खड़े होने का काम किया। हमने इतनी कम उम्र में हमारे ऊपर शायद 35 से 40 मुकदमे से ज़्यादा हैं, न जाने कितनी बार जेल गए हम लोग, थानों पे बैठे, हमेशा संघर्ष करते हैं। हमको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है कि 22 आएगा तो हम विधायक बनेंगे।
हमको आज भी जो है जनता बुलाएगी, हम आज भी जाएंगे, 22 में टिकट मिले ना मिले उसके बाद भी संघर्ष करेंगे। ये ऊपर वाले का करम है और हमारी महान जनता अगर वो चाहेगी तो बेशक जो है 2022 में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देते हैं तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीत के दिखाएंगे। सर, ये भी कहा जा रहा है कि सूबे के जो उप मुख्यमंत्री हैं वे भी इस बार फाफामाऊ से विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं और आप अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं? देखिए, मजबूती तो इसी बात से आप लगा सकती हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री बगल के जिले के हैं। हाँ। और आज ऐसी नौबत आ गई है कि वहाँ पे हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहा है और वो उन्होंने शायद सर्वे कराया होगा और अपनी विधानसभा बचा नहीं पा रहे हैं, तो उनको ये लग रहा होगा कि फाफामाऊ के लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं और यहाँ पे आके वो जीत जाएंगे, तो वो इस गलत फहमी में है। फाफामाऊ की जनता उनके बारे में, उनके कार्यशैली के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानती है और उनका स्वागत है। और हम चाहते हैं कि नौजवान शक्ति अगर उनसे लड़ेगी तो क्या कहते हैं बहुत बड़ा मैसेज जाएगा प्रदेश में। यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अदील हमजा जी, अगर फाफामाऊ विधानसभा से दावेदारों की बात की जाए तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मनोज पांडे हैं, दूधनाथ पटेल जी हैं, महावीर यादव जी हैं, अंसार पहलवान जी हैं, संदीप यादव जी हैं। आपको नहीं लगता कि इस बार सपा के अध्यक्ष को बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, या आपको नहीं, या ऐसा कुछ है कि उन्होंने आपको आश्वासन दिया था जब वो आपके घर आए थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए, जितने भी प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी आंदोलन के एक हिस्सा है और हर प्रत्याशी उसकी कोई ना कोई क्वालिटी है और हर इंसान में कमी होती है। तो जो परिस्थितियां बनेंगी और जिस प्रकार से जो है जनता की मांग होगी या उस परिस्थिति में जो बेस्ट जो है उसमें फिट होगा, तो उस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनेंगे। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक T20 मैच हो रहा है, सुपर ओवर होगा, तो वहाँ पे राहुल द्रविड़ का कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं एग्रेसिव प्लेयर जाएगा। और अगर मान लीजिए टेस्ट मैच में सुपर ओवर होने लगे तो वहाँ पे तो सहवाग का काम नहीं होगा ना, वहाँ द्रविड़ का काम। हर आदमी की अपनी क्वालिटी और इसमें कोई दिक्कत नहीं और सबका सम्मान है। जिसको भी मिलेगा, हमको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जिसको मिलेगा, ये मेरा वादा है कि अपने चुनाव से ज़्यादा मेहनत अगले के चुनाव में करेंगे। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि एक को टिकट मिलने की वजह से गुटबाजी होगी आपकी? नहीं, कभी समाजवादी पार्टी में कभी ऐसी गुटबाजी नहीं हुई जी। आप देखें, हर बार जो है आवेदन की प्रक्रिया होती है, आवेदन करते हैं लोग, उसके बाद जो है हमारे नेता का दिल इतना बड़ा है। आप देखिए, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा, मैंने संघर्ष किया और बड़े बड़े लोग हैं शहर में, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पे आके एक सम्मान देने का काम किया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो एक छोटे से कार्यकर्ता को भी वीडियो कॉल कर लेते हैं, बुला के फोटो खिंचा लेते हैं, तो उनका दिल बहुत बड़ा है और वो संतुष्ट करना जानते हैं। तो इसमें हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने और हमारी सरकार बने। आप फाफामाऊ विधानसभा से नेतृत्व करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें ये बताइए कि आपकी विधानसभा की सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त क्या है? आपको बताया हमने कि हमारे विधानसभा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा। हम ग्राम सभा में गए, अभी बहुत से नौजवान हैं जो शिक्षित नहीं हैं, वो किसानी कर रहे हैं और तरह तरह के छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का जो नौजवान है, हमारे विधानसभा का जो नौजवान है, वो पढ़े लिखे IAS PCS बने या नेता बने। तो इस तरह के कोई ऐसी पढ़ाई करके मतलब हमारे विधानसभा का नाम रोशन करे। कुछ खिलाड़ी भी हैं, खिलाड़ियों के लिए भी हमेशा समाजवादियों ने किया है, साहित्यकार भी हैं। तो हम सबको जो है उस जिसको जो पसंद है, जैसे जो खेल की दुनिया में जानना चाहते हैं, हम उसको हर तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करेंगे और वो ज़रूरत है। उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करने का काम करें। तो इसके लिए आपका कोई पहले से कोई आपके पास एक मॉडल है या आपने कुछ सोच के रखा है? समाजवादी पार्टी का मॉडल है। आप देखिए, पिछली बार जो है स्टेडियम लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया खिलाड़ियों के लिए। उन्होंने बोला कि अगर समाजवादी सरकार आएगी तो हम इलाहाबाद में बनाएंगे। अध्यक्ष जी की बात हुई, लेकिन अगर आप बनते हैं तो आप क्या करना? तो हम किससे हैं? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही हैं भाई। अगर हम बड़े बड़े वादे करें और हम पूरा ना कर पाए
जितना मेरे अंदर कैपेसिटी होगी जो हम अपने खिलाड़ियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हाँ। साहित्यकारों के लिए कर सकेंगे वो करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि बहुत से मुद्दे होते हैं जो देश व्यापी होते हैं या प्रदेश से रिलेटेड होते हैं, जो ग्रामीण अंचलों से आने वाले जो लोग हैं वो उसके बारे में जानते ही नहीं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसे कैंप्स लगाएंगे गांव-गांव कि उनको तमाम मुद्दों पे जो है उनको जो है हम लोग जागरूक भी करने का काम करेंगे। अदील हमजा जी, आपको नहीं लगता कि सपा और बसपा का गठबंधन टूटने की वजह से 2022 के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, हमको तो नहीं लगता। सबसे बड़ी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये क्वालिटी है कि देखिए दोनों दलों में कितने दिनों की, कितने सालों की नाराजगी थी, लेकिन जनता के लिए जब उनको ये लगा कि आज ज़रूरत है सपा बसपा के गठबंधन के लिए, तो वो हमारे ऐसे नेता जिन्होंने जो है बिना सोचे दूसरे दल से गठबंधन किया, लेकिन दूसरे दल ने ही तुरंत नतीजे आने के बाद और उन्होंने गठबंधन तोड़ा, तो जनता जान रही है। हमने हाथ बढ़ाया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि इस बार छोटे दल जितने भी हैं प्रदेश में, जो इन तरीके की ताकतों के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जिनकी लड़ाई है, जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े संगठन हैं, उनको हम जोड़ने का काम करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि पूर्व की सरकारों ने अपराध पर अंकुश पाने का काम सही से नहीं किया, इस वजह से बीजेपी को जगह मिली? नहीं, हमें ये तो नहीं लगता, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार रही हो, सरकार ये पूरी तरीके से तो अंकुश नहीं लगा। एक पूरा सिस्टम है, बहुत लूप होल है उसमें, तो उस लूप होल को भरने के लिए, जो कि इतने बड़े लूप होल हैं। एक समय पे समाजवादी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये इल्जाम लगता था कि वो काफी गुंडागर्दी वगैरह में लिप्त पाए जाते हैं, तो इस चीज को आप कैसे बताएं? देखिए, इल्जाम लगने की बात तो अलग है। आज अगर आप वर्तमान में देखें, आप सर्वे की बात करें, सर्वे आप देखें तो जितने अपराध इस सरकार में हुए वो किसी सरकार में नहीं हुए। आप चाहे हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, इस सरकार में बहुत मतलब एकदम त्राही कर रही है जनता। तो ये बेबुनियाद हैं। आज थानों पे जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, अफसरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई ऑडियो वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं। इस तरीके की गुंडागर्दी है इस सरकार में। आप जातिगत फैक्टर को कितना मजबूत और ज़रूरी समझते हैं चुनाव के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है, देखिए हम यूथ हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन की है, तो हमारा ये मानना है कि नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग आगे आएँ। इस चीज़ को ख़त्म करना, अगर हमको अपना देश प्रदेश बचाना है तो इसी चीज़ को ख़त्म करना है, और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक पढ़ा लिखा इंसान ही इसको ख़त्म कर सकता है। ये जाति और धर्म के चक्कर में अगर हम लोग फंसे रहेंगे तो देश और प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखते हैं? देखते हैं, बिल्कुल हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखते हैं। हम नहीं, पूरी जनता देख रही है। तो इसका आपको पूरा यकीन है? बिल्कुल। आप जैसे हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, आप सर्वे कराइएगा और निश्चित तौर पे आपके सर्वे में सबसे ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे, अखिलेश यादव जी। अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका पहला काम क्या रहेगा? अगर हम विधायक बनते हैं तो सबसे पहले तो जो है हम अपनी जनता के लिए, आपको पहले ही हमने बताया कि शिक्षा से जुड़ी हुई और जो है इनके मेडिकल फैसिलिटीज़ से जुड़ी हुई और एक प्लेटफॉर्म देने का काम बेरोज़गारों के लिए, ये सब चीज़ों को लेके हम अपना एक पूरा ग्राफ बना के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे और विधानसभा में मांग करेंगे कि हमारा जो क्षेत्र है एक चर्चित क्षेत्र रहा है और हमारे शहर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो हम ये चाहेंगे कि फाफामऊ विधानसभा और इलाहाबाद शहर में ज़्यादा डिफरेंस ना दिखे। इन 5 सालों में ऐसा काम करें कि हमारा फाफामऊ विधानसभा भी शहर के मुकाबले में आ जाए। आप छोटे दलों को कैसे देखते हैं राजनीति में? भागीदारी मोर्चा इस वक्त बीजेपी का रास्ता आसान करेगा या सपा के लिए रास्ता मुश्किल करेगा, क्योंकि ओवैसी है उसमें? ओवैसी जी तो हैं, ओवैसी जी के बारे में क्या टिप्पणी की जाए। आपने देखा होगा बिहार के चुनाव में और जो है कोलकाता में, बिहार के चुनाव में उन्होंने नुकसान पहुंचाया, लेकिन कलकत्ता में आपने देखिए कि जो है ममता जी के साथ जो है जनता ने एकदम हाथों हाथ लेके उनको सभी वर्गों ने जिताया। तो ओवैसी जी एक समुदाय को लेकर राजनीति करते हैं। आपको अभी हमने बताया कि हम समुदाय और जात की राजनीति नहीं करना चाहते, समाज को लेकर चलने की बात होगी तो हम लोग हैं।
हम लोग किसी समुदाय की बात नहीं करते। जैसे अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो कुछ संगठन ऐसे भी आएंगे जो हमको फायदा पहुंचाएं, और निश्चित तौर पे अभी तो समय है, 5-6 महीने बाद आप देखिएगा भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता भाजपा छोड़ देंगे और बहुत से ऐसे गठबंधन होंगे प्रदेश में जिसको कोई सोचा भी नहीं होगा। आखिर में आप फाफा मऊ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? फाफा मऊ की जनता को मेरा यही संदेश है कि आप ऐसे नेता को चुनिए जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे, जो आपके लिए लड़ सके। और फाफा मऊ की जनता से मेरी ये अपील है कि चेहरा जो भी बन के आएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चेहरा जिसको भी बनाते हैं, वो पूरा का पूरा जो है वो आपके प्रति समर्पित रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी चेहरा बनाएंगे उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होंगी। और हमारे नेता ऐसे हैं कि जो भी चेहरा होगा वो संघर्ष करेगा लोगों के लिए। आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और 2022 में अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। आपसे निवेदन है। जी आदिल हमजा जी, आपका हमारे शो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे आदिल हमजा जी, जो कि छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि ये समुदाय की राजनीति नहीं करना चाहते, ये समाज की राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे ही कई नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो और इजाजत दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।